बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है? खैरियत से है सब? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए बेटा। है ना? भौतिक विज्ञान 11 गति के नियम बेटा, इसमें पार्ट 5 लेक्चर 11। आज हम घर्षण बल लेंगे। गति के नियम में अंतिम टॉपिक होगा ये घर्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बोर्ड के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा यानी नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर, मेंस एडवांस में डेफिनेटली क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट समझिए। ठीक है, कंसेप्ट पकड़िए इसका। घर्षण यानी फ्रिक्शन। एक चीज ध्यान रखिए, जो घर्षण है वो मूलतः घर्षण बल को ही बोल रहे हैं। घर्षण बल को ही घर्षण कहा जा रहा है ना? तो चाहे मैं इसे फ्रिक्शन बोल दूं या फ्रिक्शनल फोर्स, एक ही चीज है। ऐसे ही घर्षण या घर्षण बल एक ही चीज है बच्चों। अगर मैं कहीं घर्षण बोल रहा हूं तो घर्षण बल के बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं, है ना? तो समझ लीजिए, जैसे हम आए दिन समझते हैं, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अगर कोई चीज, अगर मैं किसी बॉल को जमीन पर लुढ़का के फेंक दूं, कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, इस मार्कर को मैं टेबल पे ऐसे थोड़ा स्लाइड कर दूं तो कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, ये छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा है। यानी इसको रोकने वाला जो इसका विरोध कर रहा है, इसकी सापेक्षिक गति का विरोध कर रहा है, वो बल कौन है? घर्षण बल है। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में रहकर गति करती है। ठीक है, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, जैसे बेटा यहां पर एक ए है और एक बी है। अब मैंने बी को ए पर आगे की तरफ धकेला, यानी इस तरीके से यहां पर इसको धकेला, ये इधर मूव कर रहा है, सीधे हाथ की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो बेटा ए के सापेक्ष बी की गति का विरोध करेगा कौन? फ्रिक्शन। यानी इस पर जो फ्रिक्शन बल कार्य करेगा वो कहां लगेगा? इस ओर लगेगा। ये फ्रिक्शन एफ लिख दिया मैंने। यानी घर्षण इसके सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ध्यान रखिए इसमें कि जो घर्षण बल होता है, जो वस्तुएं जो संपर्क में रखी हैं, ठीक है, उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। दो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अब बेटा ए के सापेक्ष बी गति कर रहा है, तो बी की गति का विरोध हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर। यानी ये फ्रिक्शन कहां पर लग रहा है? बी वस्तु पर लग रहा है, बी वस्तु का विरोध करने के लिए। अब आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि बी के सापेक्ष ए भी तो गति कर रहा है भाई। बी के रेस्पेक्ट में बी के सापेक्ष ए कहां जा रहा है? उल्टे हाथ की ओर जा रहा है, तो इसका भी विरोध होगा। तो इस पर बेटा जो बल कार्य करेगा, यानी वो बल कहां कर रहा है? यानी ये कार्य करेगा एफ ए। तो एफ ए पर बल ये कार्य करेगा। एफ ए पर फ्रिक्शन कहां पर होगा? दाईं हाथ की ओर। यदि वस्तु बी जो है ए के सापेक्ष दाएं हाथ की ओर चलती है, तो बी पर जो फ्रिक्शन बल कार्य करेगा वो कहां पर होगा? उल्टे हाथ की ओर। और जो ए पर फ्रिक्शन बल कार्य करेगा वो कहां की ओर होगा? यानी सीधे दाएं हाथ की ओर। ठीक है, मैंने थोड़ा एफ बी और एफ ए को अलग फर्क करने के लिए थोड़ा उचका के बना दिया है ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि भाई दोनों ही यहां पर जो बल होंगे, आप जानते हो क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि कोई भी एकल बल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए बेटा दो बल होंगे क्रिया प्रतिक्रिया की तरह, एक लगेगा बी वस्तु पर और एक लगेगा ए वस्तु पर।
ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं, या सिंपली घर्षण कह देते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है बच्चों, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, कारण। ठीक है, इसमें दो दृष्टिकोण है। एक तो पुराना दृष्टिकोण है, पहले घर्षण को हम कैसे समझते थे। एक आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, एक यानी पुराना दृष्टिकोण, पुराना दृष्टिकोण, और एक आधुनिक दृष्टिकोण। एक दूसरा कौन सा है, आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, एक आरंभिक यानी आरंभिक या पुराना दृष्टिकोण, एक आधुनिक दृष्टिकोण, यानी किसको बताने के लिए, घर्षण के कारण को बताने के लिए, घर्षण आया कहां से। ठीक है, तो जैसे पुराना दृष्टिकोण, इसकी अगर मैं बात करूं, कोई भी जो वस्तु हमें दिखाई देती है, जो भी वस्तु है, उनके पृष्ठ जो होते हैं बच्चों, बिल्कुल पूर्णतः चिकने नहीं होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ गड्ढे वगैरह ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे वस्तु अगर हम बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए, जो हमें चिकना सरफेस दिख रहा है, उसमें भी ऐसे उबड़ खाबड़ अनइवन सरफेस होगा, नोक ऐसी निकली होंगी, ऐसे गड्ढे से बने होंगे। अब ये तो हो गई वस्तु ए। अब मैंने इस पर दूसरी वस्तु रखी, अब बी, तो बी का पृष्ठ भी इस तरीके से ऐसे बना होगा, ये ऐसे, यानी बी का पृष्ठ ये बना दिया, बी ऐसे करके बना दिया मैंने, ऐसे करके। तो बेटा अब यहां देख रहे हो, जैसे ये नोकें जो हैं, जैसे बी की नोक जो है ए के गड्ढे में आ रही है, ऐसे ही यहां पर बी की नोक कहां आ रही है, ए के गड्ढे में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही ए की नोक जो है ए की, ये बी को लग रही है। ठीक है, तो बेटा यहां पे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ये क्या बना लेते हैं, यानी इंटरलॉकिंग कर लेंगे, अंतःपाश बना लेंगे, इंटरलॉक यानी ग्रंथियां सी बना लेंगे। ठीक है, गुथ जाएंगे आपस में। तो जब मैं अगर वस्तु बी को चलाऊंगा, अगर बी वस्तु को चलाऊंगा ए के सापेक्ष, तो मुझे बेटा यहां पर इंटरलॉकिंग, जो अंतःपाश बने हुए हैं, जो गुथे हुए हैं, ग्रंथियां सी बनी हुई हैं, उनके उनके अपोज करना पड़ेगा, यानी उनके खिलाफ चलना पड़ेगा मुझे। तो बेटा एक अपोजिंग फोर्स, एक विरोधाभासी फोर्स, एक विरोधी फोर्स बल कार्य करेगा, उसी का नाम क्या है, घर्षण है। तो ध्यान रखिए, पुराने दृष्टिकोण के अंदर क्या माना गया, जो वस्तु ऊपर से भी चिकनी, जो वस्तु बहुत चिकनी भी दिखाई दे रही है, वो भी कैसी है, अनइवन, उबड़ खाबड़ बनी हुई है, गड्ढे हैं, नोके हैं, सभी वस्तु इसी प्रकार की हैं। जब बी वस्तु को ए वस्तु पे चलाएंगे, तो ये एक दूसरे की नोके, एक दूसरे के गड्ढे, इंटरलॉकिंग, अंतःपाश बना लेंगे। इसलिए बेटा जब बी को ए के सापेक्ष चलाऊंगा, अंतःपाश के खिलाफ, इंटरलॉकिंग के खिलाफ मुझे बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही बेटा जो इनके बीच यानी जो इंटरलॉकिंग होती है, उसी का नाम क्या है, घर्षण है। पुराना दृष्टिकोण ऐसा मानता था। ठीक है, अब आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक भी इसी पर आधारित है। ठीक है, उसको समझते कि भाई अब जैसे फिर से इसी तरीके से ए वस्तु मेरे पास ये होगी, अब बी वस्तु में भी इसी तरीके से जो सरफेस होंगे ऐसे करके, ये बी वस्तु होगी, ये ए वस्तु होगी। ठीक है, अब बेटा यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई जो इसकी नोक है, यहां पर ये ए की नोक, ये ए की नोक बी के इस बिंदु को छू रही है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अब यहां पर बी की ये नोक ए को यहां पर टच कर रही है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहां पर प्रेशर देखूं, दाब देखूं, दाब जो होगा क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बेटा ये जहां पर जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु है, नोके हैं, नोकों का एरिया क्या है, नोकों का एरिया तो बहुत छोटा है, ये नोकों का एरिया, ये नोक है, इसका एरिया क्या है, एरिया नोकों का बहुत छोटा है। जब एरिया क्षेत्रफल छोटा होगा तो दाब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन बिंदुओं पर जहां पर ये नोकें एक दूसरे को चुभा रहे हैं, वहां पर अत्यधिक दाब पैदा हो जाएगा। जानते हैं इस दाब के कारण क्या होगा, इस दाब के कारण बेटा, इस दाब के कारण यानी बी और ए के, बी और ए के अणु परमाणु बहुत पास आ जाएंगे इस दाब के कारण।
और एक अस्थाई बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक अस्थाई बंध बना लेंगे। इसलिए जब बी ए पर चलेगा, बी ए के सापेक्ष चलेगा, तो इन अस्थाई बंध क्या करेंगे? उसको विरोध करेंगे चलने का। इसी विरोध का नाम बेटा क्या है? घर्षण है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर आधार इसका यही है। ठीक है, तो बस यहां पे मेन कंसेप्ट जो है वो दाब है। तो दाब के कारण यानी जो नोकें होती हैं वहां क्षेत्रफल कम, नोकों का क्षेत्रफल क्या है? जो नोकें हैं, नोकें, उनका क्षेत्रफल कम, तो दाब ज्यादा। ज्यादा दाब होने से क्या होगा? ज्यादा दाब होने से क्या होगा भाई? जब ज्यादा दाब हो जाएगा, पी दाब ज्यादा है, दाब पी ज्यादा है, जब ज्यादा दाब होगा, ठीक है, तो बेटा ए और बी के परमाणु और अणु एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। यानी परमाणु व अणु बहुत पास आ जाएंगे, बहुत पास आ जाते हैं। भाई जब पास आ जाएंगे, परमाणु और अणु बहुत पास आ जाएंगे दोनों पदार्थों को, दोनों बॉडीज के, तो क्या बन जाएगा? अस्थाई, अस्थाई बंध बन जाएगा, यानी टेम्परेरी बॉन्ड बन जाएगा। अस्थाई बंध बन जाएगा, टेम्परेरी बॉन्ड। ठीक है, बस इस टेम्परेरी बॉन्ड जब मैं बी ए के सापेक्ष चलाऊंगा, टेम्परेरी बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे बल आवश्यक होगा, इसीलिए मुझे इसे चलाने के लिए बल आवश्यक होगा। और जितना ज्यादा घर्षण होगा बेटा, जितना ज्यादा घर्षण होगा, ठीक है, इन परमाणुओं, इन अणु परमाणुओं, दोनों ए और बी के अणु परमाणुओं के बीच बंध ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो घर्षण बढ़ जाएगा। तो बेटा जैसे यहां पे रफनेस बढ़ती है, कुछ आप सरफेस जैसे होते हैं, ज्यादा रफ होते हैं, तो रफ सरफेस ज्यादा खुरदरे या रफ सरफेस होंगे, उसमें घर्षण बल ज्यादा होगा। चिकने में कम होगा। चिकने में कम क्यों होगा? चिकने में बेटा ये गड्ढे और नोके कम होंगी, तो इसलिए वहां पर घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटा ये हमने समझा घर्षण क्या होता है, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में सापेक्ष गति करती है तो उसका विरोध होता है, और ये विरोधी बल है, इसी का नाम घर्षण बल है, या इसको मैं घर्षण भी बोल सकता हूं। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण बेटा पुराना दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो घर्षण एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि वस्तु विकल्प वाले जो होते हैं, बहुविकल्पीय, वहां पूछा जा सकता है कि भाई घर्षण बल कौन सा बल है, यानी ऐसे बना देगा, घर्षण बल है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, तो ऐसे करके दे दिया उसने, और कह रहा है कि भाई इसमें सही कौन सा होगा, यानी सही घर्षण बल है। घर्षण बल कौन सा बल है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत चुंबकीय बल है, या नाभिकीय बल है? तो बेटा ये अणु परमाणुओं के बीच आवेशों के कारण पैदा होता है। अणु परमाणु एक दूसरे से जो बंध बनाएंगे, अपने आवेश के कारण बनाएंगे, चार्ज के कारण बनाएंगे। तो ये बल क्या होता है? घर्षण, हमेशा ध्यान रखिए, वैद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार का होता है। अब घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार, ठीक है, तो हम यहां पहले प्रकार बता देते हैं, उसके बाद फिर इनको डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से प्रकार है, कैसे क्या। ठीक है ना, पहला स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब बेटा स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। नंबर 2
सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। और नंबर 3 गतिक घर्षण। ठीक है, अब गतिक घर्षण में भी दो आएंगे, इसके दो पार्ट होंगे गतिक घर्षण के, यानी पहले मैं लिख देता हूं काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होगा? ये दो प्रकार का होगा बच्चों। एक होगा सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, एक लोटनिक घर्षण। एक सर्पी घर्षण हो गया, एक लोटनिक हो गया। सर्पी को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, और लोटनिक को बोलेंगे, लोटनिक को बोलेंगे रोटेशनल या रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रोलिंग फ्रिक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया और एक रोलिंग लोटनिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा बारी बारी से, वही स्थैतिक, सीमांत, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे मेरे पास, चलिए यहां बना देते हैं, जैसे मेरे पास यहां एक ऐसा प्लेन है, एक धरातल है। ठीक है, उस पर एक मैंने तिरछा प्लेन रख दिया। यहां पर एक कोण बन रहा है थीटा। कौन सा कोण बन रहा है? थीटा। एक वस्तु को यहां रख दिया, एक वस्तु को यहां पर रख दिया जिसका अपना द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है इसका? m। अब मैं क्या करता हूं, इस तल को, ठीक है, तिरछे तल को और ऊपर उठाता हूं। अब तिरछे तल को मैं यहां ले जाता हूं, थोड़ा ऊंचा कर देता हूं तिरछे तल को। तो बेटा यहां पे जो कोण होगा, इस कोण का मान बड़ा हो जाएगा। अब थीटा से कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब चाहे वस्तु यहां रखी हो, यहां रखी हो, इसमें नीचे आने की प्रवृत्ति होगी, नीचे आने की प्रवृत्ति होगी। यहां पे भी ये नीचे आना चाहेगी और यहां पर भी नीचे आना चाहेगी। तो मैं बनाता हूं, ये द्रव्यमान ले लिया गया। ठीक है, इसका वजन, इसका भार कहां वर्क करेगा? mg नीचे की ओर कार्य करेगा। ये कोण थीटा हो गया। ठीक है, अब बेटा यहां से एक इसकी प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया ये बना दी। ये R रिएक्शन की तरह होगा। भाई जिस पृष्ठ पे ये रखी है वस्तु, उस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर कार्य कर रही है। ठीक है, ये मैंने नीचे की ओर थोड़ा सा बढ़ा दिया। बेटा ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये वाला कोण, भाई तीन त्रिभुज के तीन कोणों का सम योग 180 होता है। ये थीटा 90, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। बेटा यहां पे ये क्या है? ये लंब है एक तरीके से, अविलंब, यानी ये 90 बन रहा है, इधर से 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल हो गया, यानी 90 में से 90 माइनस थीटा घटाऊंगा तो ये एंगल थीटा हो गया। तो बस ये ध्यान रखो यहां पर कि भाई ये वाला कोण जो होगा थीटा होगा। अब mg को दो भागों में बांट दो। बेटा मैं हमेशा बताता हूं, कोई भी वेक्टर, मान लो a वेक्टर है, इसको थीटा की अनुदिश हम इसको वियोजित करें, इसका जो वियोजित भाग होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान a cos थीटा के बराबर होगा, और ये वाला a sin थीटा होगा। ये कितना होगा? a sin थीटा के बराबर। ठीक है, अब बेटा mg को दो भागों में बांटा, थीटा के अनुदिश ये हो गया mg cos थीटा। ये कंसेप्ट बेटा कई जगह यूज होगा, और ये इसके अनुदिश, इस पृष्ठ के जो तिरछा पृष्ठ है उसके अनुदिश ये हो गया mg sin थीटा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का भार है उसका एक हिस्सा, ठीक है, वो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। यानी इसका जो एक हिस्सा है, भाई भार तो नीचे की ओर काम कर रहा है, वो तो नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका एक हिस्सा ये mg sin थीटा, इसको इस
तिरछे पृष्ठ से नीचे लाने की कोशिश करेगा। ऐसी बेटा जब मैं यहां पर ले आऊंगा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा कहां, यानी ये बल mg sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अब एक चीज देखिए कि भाई अब यहां से यानी mg sin थीटा इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये mg sin थीटा है, नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक, ये पिंड अभी चल नहीं रहा है। मैंने इसका तिरछे पृष्ठ का और कोण बढ़ा दिया, इसको और ढलान ज्यादा बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया, तो ये कोण बड़ा हो गया। जब ये कोण बड़ा होगा तो बेटा यहां पे मान लो ये कोण हो गया मेरे पास, ये इसको लिख दो थीटा 1, तो ये हो गया mg sin थीटा 1, और यहां पर ये कितना था mg sin थीटा। अब थीटा 1 जो है थीटा से बड़ा है, तो साइन थीटा 1 ये साइन थीटा से बड़ा होगा। भाई mg तो एक ही है, ये साइन थीटा और साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 साइन थीटा से बड़ा है, तो इसका मतलब यहां जो है प्रवृत्ति ज्यादा होगी नीचे आने की। अब ब्लॉक तो नीचे आने की ज्यादा कोशिश करेगा, यहां कम करेगा क्योंकि कोण कम बन रहा है। मैंने अब यहां पे जो तिरछा थोड़ा कोण बढ़ा दिया, तिरछापन बढ़ा दिया, ढलान बढ़ा दिया, तो mg sin थीटा 1 बड़ा हो गया, नीचे आने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों अभी भी ये चल नहीं रही है, यहां पर भी नहीं चल रही है, यहां पर भी नहीं चल रही है। इसका मतलब कि भाई इन स्थितियों में इसको कोई ना कोई बल रोके हुए है। कौन सा बल रोके हुए है? घर्षण बल रोके हुए है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण बल इसको रोक रहा है। यहां पर भी घर्षण बल रोक रहा है, इसकी सापेक्षिक गति नीचे की ओर नहीं होने दे रहा है, इसलिए घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ये घर्षण बल कार्य कर रहा है, यहां पर भी घर्षण बल कार्य कर रहा है। कहां घर्षण बल ज्यादा है? ऊपर घर्षण बल ज्यादा है क्योंकि mg sin थीटा 1 mg sin थीटा से बड़ा है, तो नीचे लाने वाला बल बड़ा है तो इसे रोकने वाला बल भी बड़ा होगा। अगर ये F है, ये मान लो F1, तो F1 जो है F से बड़ा होगा। अब मैंने क्या किया कि भाई और कोण बढ़ा दिया, और ढलान बढ़ा दिया, अब ये थीटा 2 कर दिया। बेटा जब थीटा 2 करेंगे तो अब ये ब्लॉक यहां आ गई। अब कौन सा बल इसे नीचे लाएगा? m sin थीटा 2। बेटा थीटा 2 तो इससे भी बड़ा है थीटा 1 से, यानी साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब mg sin थीटा 2 इन तीनों में सबसे बड़ा बल हो गया। ये बेटा ऐसे नीचे ला, अब तो बहुत नीचे, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होगी, एकदम नीचे गिरने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा अभी भी नहीं गिर रहा है, अभी भी ये नहीं चल रहा। कौन थाम रहा है इसको? फ्रिक्शन, यानी अब फ्रिक्शन हो गया F2। तो बेटा ये F2 जो होगा F1 से भी बड़ा हो गया। तो एक बात इससे निकल कर आ रही है, एक बात ये निकल कर आ रही है बेटा कि जो फ्रिक्शन होता है जब तक वस्तु रुकी हुई है, इसमें जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा है वो स्थैतिक घर्षण है। वस्तु रुकी है लेकिन उसमें चलने की प्रवृत्ति है, चलना चाहती है, नीचे आना चाहती है, प्रवृत्ति है से, उसमें प्रवृत्ति है, नीचे आना चाहती है, लेकिन वो रुकी हुई है। रुकी है तो यानी उसको कौन रोक रहा है? घर्षण। घर्षण रोके है, इसलिए इसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं या स्टैटिक घर्षण। जब वस्तु रुकी होती है, वस्तु रुकी है लेकिन उसमें टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है चलने की, ठीक है, चलना चाहती है, लेकिन स्थैतिक घर्षण उसको रोके हुए है। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी आ गई बच्चों, अब जैसे ही मैंने थोड़ा कोण बढ़ाया, ऐसे थोड़ा सा कोण और बढ़ा दिया, ठीक है, अब मैंने कर दिया यहां पर कि भाई थीटा 3 कर दिया। जैसे ही थीटा 3 करा, करते ही थीटा 3, अब ये बॉडी नीचे आ गई। नीचे आना यानी अब ये नीचे फिसलना चालू हो गई। भाई अब यहां घर्षण कब तक रोकेगा? मैं लगातार ढलान बढ़ाता जा रहा हूं, ढलान बढ़ाता जा रहा हूं, घर्षण एक समय तक तो रोकेगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई अब नहीं हो रहा सर मुझसे, अब नहीं रोक पाऊंगा, तो अब वस्तु नीचे की ओर गिरने लगी। बेटा यहां पे जैसी वस्तु नीचे गिरना चालू हुई, चलना चालू हुई, उस टाइम जो घर्षण लग रहा होगा उसका नाम होगा सीमांत घर्षण। एक लिमिट पे आ गए, अब सर अब ये नहीं, अब रुकेगी नहीं वस्तु, अब चलना चालू करती है। जैसी बेटा रुकी हुई वस्तु चलना चालू करती है, उस टाइम जो घर्षण होता है सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? सीमांत घर्षण कहेंगे। ठीक है, स्थैतिक घर्षण में वस्तु रुकी रहेगी लेकिन चलने की प्रवृत्ति होगी, यानी वस्तु यहां पर क्या है?
वस्तु रुकी है परंतु इसमें चलने की प्रवृत्ति है, परंतु इसमें चलने की प्रवृत्ति है। वस्तु रुकी है परंतु इसमें चलने की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो इस टाइम जो घर्षण बल होता है वो क्या कहलाएगा? इस स्थिति में जो घर्षण है उसको क्या बोलेंगे हम? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है बेटा, जैसी रुकी वस्तु जिस स्थिति पे चलना चालू होगी, ठीक है, उस टाइम जो घर्षण कार्य करेगा सीमांत घर्षण कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही या जब रुकी वस्तु चलना शुरू करती है, चलना शुरू चलना स्टार्ट कर देता हूं मैं, स्टार्ट करती है, जैसे ही वस्तु रुकी वस्तु, ठीक है, चलना शुरू करती है या चलना स्टार्ट करती है, तो उस वक्त उस समय लगने वाला घर्षण क्या कहलाएगा? उस समय लगने वाला घर्षण सीमांत घर्षण कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बोलेंगे। यानी जब रुकी वस्तु चलना स्टार्ट करती है उस समय, ठीक है, या चलना आरंभ करती है, ऐसे लिख दो, आरंभ या शुरू। ठीक है, तो चलना स्टार्ट करती है उस समय लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण कहलाएगा। अच्छा, जब वस्तु चलना चालू हो जाती, जब वस्तु चलना चालू हो गई, वस्तु लगातार चलेगी, चलती वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसका नाम गतिक घर्षण होगा। ठीक है, यानी चलती वस्तु पर लगने वाला घर्षण, बेटा चलती वस्तु पर लगने वाला घर्षण, इसको क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हैं बच्चों, इसके दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं? अगर जैसे मैं इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दूं एक एग्जांपल से, जैसे बच्चों अगर यहां पर जैसे आपको ये मैंने कॉपी ले ली है, एक धरातल है, मान लो धरातल है, ये सरफेस है, पृष्ठ है। ठीक है, अब एक वस्तु यहां पर रख दी मैंने, इसको मार्कर को रख दिया। अब मार्कर को ऐसे चलाऊं, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ये ऐसे करके, तो बेटा ये स्लाइड कर रहा है यहां पर, तो इस टाइम इस पर जो घर्षण लग रहा है सर्पी घर्षण। अगर बेटा ये यहां पे जैसे अगर मैं ऐसे चला दूं इसको, ये रोलिंग, लोटनिक फ्रिक्शन, जैसे कभी कभार शादी ब्याहों में फर्श बिछा है, बच्चे लोग क्या करते हैं वहां पे लोटते हैं। ठीक है, लेट गए और लोटना चालू कर दिया, इधर से उधर उधर से उधर, वही तो ये कर रहा है, लोटने। इस टाइम जब बेटा ये लोटन चालू हो जाएगा इसके अंदर रोलिंग, तो इस टाइम जो घर्षण लगेगा क्या कहलाएगा? लोटनिक घर्षण, है ना। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, सर्पी, यानी जब वस्तु चल रही है तो एक तरीके से सर्पी हो गया, और जब वस्तु लोटनिक मोशन, लोटनिक गति कर रही है, तो उस टाइम क्या होगा? लोटनिक घर्षण होगा। अब मैं ये कहूं कि आप अंदाजा लगाइए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? देखो ध्यान रखो, स्टैटिक में तो वस्तु चली नहीं है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात यह है बेटा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप को एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी स्वतः अपने आप को क्या कर रहा है? यानी सेट कर रहा है अपने आप को, यानी सामंजस्य बैठा रहा है किसके साथ? बाह्य आरोपित बल के साथ। यानी वस्तु पर mg sin थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बस ये फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा? यानी फ्रिक्शन इसको बैलेंस करने के लिए अपना मान बढ़ाता जाएगा, अपना मान बढ़ाता जाएगा। मैंने बाह्य बल इसलिए भी कहा है, यहां तो अब चलो एक तरीके कह रहे हैं भार का कंपोनेंट है, भार का घटक है। जैसे मैं यहां पर भी बोल सकता हूं बेटा, एक वस्तु को मैं यहां पर क्षैतिज तल है, ठीक है, एक वस्तु को यहां चलाता हूं, एक छोटा सा बल लगाता हूं F, पता चला ये नहीं चल रही है,
मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूं तो वस्तु में चलने की प्रवृत्ति होना चाहिए, चलना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन बेटा चलने की प्रवृत्ति तो है, प्रवृत्ति तो है, लेकिन ये चल नहीं रही है। कौन रोके है इसे? एक घर्षण रोके है, स्थैतिक घर्षण रोके है। बेटा मैंने ये स्थैतिक घर्षण F हो गया, मैंने कैपिटल F का मान बढ़ा दिया, बाह्य बल का मान बढ़ा दिया, बाह्य बल को और मजबूत कर दिया, दुगना लगा दिया, तो मुझे पता चला अभी भी वस्तु चल नहीं रही है, यानी ये भी दुगना हो गया, स्थैतिक घर्षण भी दुगना हो गया। मैंने ऐसे क्या किया? दुगना कर दिया, ये भी दुगना हो गया। अब मैंने 3 गुना कर दिया, ये भी 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर के जो बाह्य बल होता है, बाह्य बल के हिसाब से, बाह्य बल के हिसाब से, ठीक है, जो स्थैतिक घर्षण है अपना मान बढ़ाता जाता है, उसी अनुपात में बढ़ाता जाता है जिस अनुपात में बाह्य बल बढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई सेल्फ एडजस्टिंग है। तो ये स्थैतिक घर्षण कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। कैसा है ये? यानी स्वतः ही अपने आप को यानी सामंजस्य बैठा लेता है बाह्य बल के साथ, या कोई आंतरिक बल है जो लाने की, जो चलने की प्रवृत्ति पैदा कर रहा है उसके हिसाब से, जैसे कि इस केस में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा यहां पर मैंने कहा इन तीनों में इन सब में बड़ा कौन है सबसे? तो सबसे बड़ा होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कोई अलग से फ्रिक्शन नहीं है, ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। ये क्या है बेटा? अधिकतम मान है किसका? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान मतलब अधिकतम, अधिकतम मान है। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो सबसे बड़ा यही होता है। गतिक घर्षण तो छोटा हो गया बेटा, जैसे अगर एक बॉक्स है, भारी सा बॉक्स है, जैसे आप देखते हैं जो आर्मी वाले होते हैं उनके बॉक्स रेलवे प्लेटफॉर्म पे पड़े होते हैं, ठीक है, भारी भारी होते हैं। जब वो लोग चलाते हैं स्टार्टिंग में उन्हें बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार वो बल लगाना चालू कर देते हैं तो अब आसानी से आप कम बल से भी चला सकते हो। ठीक है, तो गतिक घर्षण हमेशा कम होगा, इसकी वैल्यू कम होती है। अब इसमें भी देखें सर्पी घर्षण और लोटनिक। लोटनिक सबसे कम है, रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत तेजी से रोल करती है, बहुत तेजी से लुढ़कती है, तो सबसे कम बेटा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। सबसे कम कौन होता है? सबसे कम कौन है? रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। और सबसे अधिक मैक्सिमम कौन है? सर्वाधिक। सबसे बड़ा कौन है? सर्वाधिक, यानी ये मैक्सिमम कौन है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, ये सीमांत घर्षण हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इनके घर्षण के प्रकार यहां बता सकता हूं। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि भाई स्थैतिक घर्षण में वस्तु रुकी है लेकिन चलने की प्रवृत्ति है, चलना चाहती है। ठीक है, कौन रोके है? स्थैतिक घर्षण रोके है। स्थैतिक घर्षण की खास बात क्या है? ये अपना मान बाह्य बल के हिसाब से बदलता है, बढ़ाता रहता है, उसी अनुपात में बढ़ाता है जिस अनुपात में बाह्य बल बढ़ाते जाते हैं। और इसके अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। जब वस्तु एकदम चलना आरंभ करती है, जब रुकी वस्तु चलना आरंभ करती है, शुरू करती है, स्टार्ट करती है, उस टाइम जो घर्षण बल लगता है उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु एक बार चलना चालू हो जाती है, जब लय में आ जाती है वस्तु एकदम, तो गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। सर्पी तो स्लाइड हो गया, ऐसे चलना है, सीधा ऐसे उतरना है। और लोटनिंग है, लोट के चलना है, तो लोटनिक घर्षण। तो सबसे कम लोटनिक घर्षण होता है, सर्वाधिक मान किसका होता है? सीमांत घर्षण का होता है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने बात की यहां पर कि घर्षण बल क्या है। ठीक है, और घर्षण बल को बताने के लिए, इसका कारण बताने के लिए मैंने 2 दृष्टिकोण आपके सामने रखे। एक तो पुरातन यानी पुराने जमाने में क्या बोलते थे, पुराने साइंटिस्ट क्या बोलते थे, और आज के साइंटिस्ट आधुनिक मत क्या है। ठीक है, हम आधुनिक मत को फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने कहा घर्षण के प्रकार। अब एक चीज और लेता हूं, लास्ट चीज लूंगा मैं, थोड़ा इसका मैं मैथमेटिकल गणितीय रूप भी और बता दूं आपको। यानी ये जो स्थैतिक घर्षण होता है अपने मान को क्यों बढ़ाता है, कैसे उसका मान बढ़ता है, इस बात पे जिक्र करते हैं।
अब मैं सोच रहा हूं बच्चों इस पे अब आपको पूरा वन शॉट दूंगा आगे के जो चैप्टर होंगे, जैसे कार्य, ऊर्जा शक्ति, ठीक है, चौथा यूनिट हो गया। पांचवा ये जो रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति, उस पर, और फिर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये इसमें 3 मैं वन शॉट बना के जल्दी कोशिश करूंगा डालने की। तो बेटा अब यहां पे जैसे इसका गणितीय मैं किस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकता हूं, यानी गणितीय व्याख्या, गणितीय किसकी व्याख्या, घर्षण की गणितीय व्याख्या, ठीक है। बेटा यहां पे ये जान लीजिए जो घर्षण है, ठीक है, यानी घर्षण बल है किस वजह से पैदा हो रहा है, दो वस्तुओं के आपस में संपर्क होने के कारण। जब दो वस्तुओं में संपर्क होता है, ठीक है, तो वस्तुओं की, यानी दोनों जो वस्तुओं के पृष्ठ संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है, उनके सरफेस कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़, अनइवन होते हैं, गड्ढे, नोके, ये सब होती हैं, नोके एक दूसरे के चुभती हैं, वहां हाई दाब, हाई प्रेशर पैदा हो जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं के, दोनों बॉडीज के, दोनों पिंडों के, ठीक है, अणु परमाणु पास पास आकर अस्थायी बंध का निर्माण कर लेते हैं, और यही फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। अब इस बात को बेटा यहां पे जैसे मैं इंडिकेट करता हूं कि भाई जो घर्षण बल है वो एक तरीके से संपर्क के कारण पैदा हो रहा है। मैंने कहा ये वैद्युत चुंबकीय बल है, जो संपर्क, वैद्युत चुंबकीय बल कहां कार्य करेगा, अणु परमाणु के बीच आवेश के कारण, तो संपर्क जरूरी है, ठीक है। अब जैसे बच्चों मैंने एक वस्तु को यहां रख दिया, एक वस्तु को यहां रखा, अब जो यहां पे जो संपर्क पृष्ठ है, ये संपर्क यहां पर हो रहा है, ठीक है, इनके अणु परमाणु, एक दूसरे के अणु परमाणु आपस में अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है, अंतःक्रिया करेंगे, और एक रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन होता है यहां पर, ये पैदा हो गया, इसको मैंने पी लिख दिया। और वजन कहां पर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा, क्योंकि वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, तो P एक तरीके से किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तो mp यहां पे कोई और नहीं है, और कुछ नहीं है, बल्कि ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। P क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या है ये, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसे हम R लिखते हैं, और R बराबर mg। बेसिकली वो कांटेक्ट यानी संपर्क बल के कारण पैदा होती है। ध्यान रखिए, नॉर्मल रिएक्शन संपर्क बल के कारण पैदा हो रही है, ठीक है। अब देखो, मैं इसे चलाने के लिए बाह्य बल, छोटा सा बाह्य बल लगाता हूं, बाह्य बल, अभी यहां पर ये क्या लगाया है, छोटा सा बाह्य बल लगाया है। तो जैसे ही बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, अब यहां पे बाह्य बल लगाने से, जैसे हमने बाह्य बल लगाया, P की जो प्रतिक्रिया, संपर्क बल था, अब इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, क्योंकि बाह्य बल लग रहा है, यहां पे बाह्य बल लगाया जा रहा है, खींचने की कोशिश की जा रही है, यहां बाह्य बल लगा के पिंड को इधर खींच रहा हूं, तो अब संपर्क बल में चेंज आएगी, ठीक है। हमें ये यहां जो P होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। यानी मैं यहां एक डायग्राम दूसरा लेता हूं कि भाई बाह्य बल लगाते ही क्या हुआ, बाह्य बल ये लगाया, तो हमारा P जो हो गया, ये तिरछा हो गया, यानी P बल कैसा हो गया, तिरछा हो। अब देखो तिरछा भी क्यों हो गया, तिरछा होने का भी कारण समझ लीजिए। ये तिरछा होने से क्या हुआ कि भाई अब इसके ये दो वियोजित भाग हो गए, जैसे ही तिरछा हुआ तो इसके दो वियोजित भाग हो गए, एक भाग तो नॉर्मल रिएक्शन बन गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बन गया। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या कर रही है यहां पर, यानी वेट को बैलेंस कर रही है, भार को, इसका भी भार होगा यहां पर, मान लो भार ये लग रहा है mg। जैसे ये तिरछा हुआ तो R बैलेंसेस, R किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस कर लेगा। यानी जो बेटा संपर्क बल था, पहले तो खुद प्रतिक्रिया था, अभिलंब प्रतिक्रिया, जैसे ही बाह्य बल लगा तो परिवर्तन आया, भाई इधर की तरफ मैंने खींचा, अणु परमाणु इधर की तरफ खींचे, तो ये संपर्क बल ऐसे हो गया। अब संपर्क बल का एक वियोजित घटक R अभिलंब प्रतिक्रिया बन गया, जो mg को बैलेंस कर रहा है नीचे, और एक दूसरा कंपोनेंट, दूसरा वियोजित भाग, ये बन गया बेटा फ्रिक्शन।
ये क्या बन गया, फ्रिक्शन बन गया, है ना। तो ध्यान रखना कि फ्रिक्शन कैसे बन रहा है कि जो संपर्क बल था उसका जो क्षैतिज घटक था संपर्क तलों के समानांतर, ये संपर्क तल है इनके समानांतर जो क्षैतिज घटक है वो घर्षण बल में बदल जाएगा। और ये कैसा घर्षण होगा, एस स्टैटिक, स्थैतिक घर्षण होगा। क्या हो गया, ये स्थैतिक घर्षण हो गया। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया, एफ को और बड़ा कर दिया। अभी तक तो ये छोटा लगाया था मैंने, यहां पर छोटा लगाया, अब मैंने एफ को बड़ा कर दिया। अब एफ को बड़ा कर दिया, अब एफ को क्या कर देते, एफ को जो आरोपित बल है उसको बड़ा कर दिया। अब ये बल बड़ा हो गया, जितना बल ज्यादा बड़ा करेंगे, जितना बल ज्यादा बड़ा करेंगे बेटा हमारी ये प्रतिक्रिया जो संपर्क बल था वो उतना ही झुक जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो पता चला कि भाई यहां संपर्क जो था ये और ज्यादा झुक गया। थोड़ा और झुका दूं मैं इसे, ये और ज्यादा झुक गया। ठीक है, इसके मुकाबले मैंने क्या किया कि भाई ये और ज्यादा झुक गया नीचे, पी जो है और झुक गया। अब यहां पे फिर से भाई वेट तो ये वर्क कर रहा है, अब नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास ये आ गई, फिर से अविलंब प्रतिक्रिया इसके भार mg को बैलेंस करेगी। अब इसका क्षैतिज कंपोनेंट एफ एस ये हो गया। अब ये झुकने का कारण क्या था बच्चों, और ज्यादा कोण पर झुकने का कारण ये था कि जब और ज्यादा कोण झुकेगा तो एफ एस जो होगा स्थैतिक घर्षण, इसका मान बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बेटा बाह्य बल बड़ा है, ज्यादा प्रवृत्ति है चलने की, तो उसे रोकने के लिए स्थैतिक घर्षण भी बड़ा चाहिए। स्थैतिक घर्षण बड़ा कैसे होगा कि जो हमारा जो संपर्क बल है वो कहां हो गया, नीचे की ओर झुक गया। ठीक है, और मैंने बड़ा कर दिया तो ये और नीचे झुक जाएगा। तो यहां बताने का मतलब ये है बेटा कि जो स्थैतिक घर्षण है लगातार बाह्य आरोपित बल के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति वहां पे भी आ गई, अब बिल्कुल बहुत बड़ा कर दिया आपने, बिल्कुल लेट गया पी यहां पे, अब तो बढ़ेगा नहीं, यानी अब वस्तु चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम जो मैक्सिमम जो होगा बिल्कुल, यानी पी जो होगा बिल्कुल लेट गया, उस टाइम बच्चों ये सीमांत घर्षण कहलाएगा। तो इस ऐसे करके ध्यान रखेंगे बेटा कि जो घर्षण बल है गणितीय व्याख्या इस तरीके से होती है कि भाई जो हमारा पी है ये संपर्क बल है। ठीक है, जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये अविलंब प्रतिक्रिया की तरह है। जैसे ही बाह्य बल लगाया गया तो ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, तिरछा होने से दो भागों में वियोजित हो जाता है। तो अविलंब वाला जो है एक वियोजित भाग ऊर्ध्वाधर दिशा में अविलंब प्रतिक्रिया बनाता है जो वेट को बैलेंस करती है, भार को, R बराबर mg। और जो क्षैतिज घटक होता है वो स्थैतिक घर्षण बन जाता है। और ये लगातार बेटा बाह्य बल बढ़ाने से पी झुकता जाता है नीचे की ओर, यानी संपर्क पृष्ठों की ओर आता जाता है, इसलिए स्थैतिक घर्षण लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा इसके अंदर कि भाई पी किस तरीके से, यहां पर अगर मैं पी को देखूं, अगर यहां पर ये पी ये लग रहा है कि भाई पी ये लग रहा है, एफ कहां लग रहा है, एफ ये लग रहा है, एमजी कहां पर है, नीचे, तो एमजी को बेटा मैं यहां ऐसे बना लूं, एमजी ये लग रहा है, पी बल ये लग रहा है, पी ये हो गया, एमजी ये हो गया, और एफ बल ये हो गया, एफ बल ये हो गया। यानी अगर मैं यहां पर वेक्टर मार्क कर दूं कि भाई ये वेक्टर, तो यहां दिख रहे हैं आप, एफ बल ये वाला, पी ये वाला, और एम जी एक त्रिभुज बन रहा है एक ही सीक्वेंस में चलने पर। ठीक है, जब बेटा ऐसा त्रिभुज बन जाए, जब सभी एक ही एरो जो है एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो ये साम्य अवस्था को बताएगा। साम्य अवस्था तो है ही, वस्तु चल कहां रही है, वस्तु चल ही नहीं रही है इसमें। जब तक वस्तु नहीं चल रही है तो ये आपका चित्र बनता रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा इसके अंदर कि इस तरीके से बेटा मैं यहां पर गणितीय व्याख्या कर सकता हूं घर्षण की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वहां ये लेंगे कि भाई जो सीमांत घर्षण है, गतिक घर्षण है, उनसे संबंधित नियम क्या है। पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस पे साइंटिस्टों ने नियम तैयार किए हैं। ठीक है, वो नियम देखेंगे और थोड़ा इसका फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। तो बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।